बहुत समय पहले की बात है। एक महर्षि थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद। एक नदी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम में वो महर्षि अपनी पत्नी कलावती के साथ रहते थे। वो महर्षि बहुत ही प्रसिद्ध थे। उस राज्य में एक राजा शासन करते थे। उनका नाम था वीरसेन। उनकी रानी और उनके 3 पुत्र थे, दिलीप, विनय और समीर। तीनों अपनी किशोरावस्था में थे। एक दिन तीनों पुत्र अपनी माता के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। माँ, कई बार मैं देखता हूँ कि मेरे दोनों भाई राजकुमारों जैसे नहीं बल्कि साधारण आदमी जैसा व्यवहार करते हैं। छोटी छोटी बात पर भी झगड़ते हैं और दास दासियों के साथ भी हंसी मजाक करते हैं। ऐसा व्यवहार राजकुमारों को शोभा देता है क्या? भैया, एक राजकुमार होने के साथ साथ हम एक इंसान भी हैं। यदि हमारा मन किसी दास और दासियों के साथ बात करने का होगा या हंसी मजाक करने का होगा तो हम जरूर करेंगे। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है। और रही बात झगड़ने की, तो वो प्रेम वाली लड़ाई है जो मेरे और समीर के बीच में होती है। माँ, दिलीप भैया हम तीनों में सबसे बड़े हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन मैं उनकी ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम राजकुमार हैं तो क्या हुआ? हम दूसरों को तुच्छ समझकर उनसे बात भी नहीं कर सकते। खेल खेल में तो सभी भाई झगड़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आप ही बताइए माँ, क्या हमारा व्यवहार गलत है? रानी माँ ये सब देखकर सोचती है। तीनों राजकुमारों के विचार एक दूसरे से भिन्न हैं। इनमें श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न हो रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रानी उस कमरे से बिना कुछ कहे निकल जाती है। अगले दिन रानी इस बारे में राजा वीरसेन से बात करती है। महाराज, हम आपसे राजकुमारों के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अवश्य महारानी, कहिए, क्या कहना चाहती है आप? कल वो तीनों हमसे बात करने के लिए हमारे पास आए, किंतु उनकी बातें सुनकर हम थोड़ा चिंतित हैं। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको चिंतित कर दिया है? महाराज, कल उनकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगा कि जैसे उनके अंदर श्रेष्ठता की होड़ लगी है। तीनों स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं। तीनों अपने अपने विचार प्रस्तुत करके इस होड़ में लगे थे कि वे तीनों एक दूसरे से अधिक ज्ञानी हैं। यह तो अच्छा संकेत नहीं है महाराज। ये तो आप सही कह रही है महारानी। इस प्रकार की भावना हमारे राजकुमारों में नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे राजकुमारों में से कोई भी राजकुमार स्वयं को श्रेष्ठ मान लेगा तो उनकी दृष्टि में सामने वाला तुच्छ है। इस प्रकार की भावना मनुष्य को अहंकारी बना देती है। भविष्य में इनमें से ही एक इस राज्य का राजा बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में इस राज्य पर एक अयोग्य राजा राज करे। हमारे पास एक विचार है। आप तो जानती ही है कि हमारे राज्य के नदी के तट पर पूज्य महर्षि ब्रह्मानंद जी का आश्रम है। हम तीनों राजकुमारों को कुछ दिन उनके सानिध्य में रखेंगे ताकि उन्हें अपनी अपनी योग्यता का ज्ञान हो सके और उनका स्वभाव भी सरल हो जाए। राजा भीमसेन महर्षि का खूब आदर करते थे और वो खुद भी बीच बीच में उनके आश्रम जाया करते थे। एक दिन राजा भीमसेन तीनों पुत्रों के साथ महर्षि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने महर्षि को दंडवत प्रणाम किया। आपको हमारा आशीर्वाद राजन। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आज आप अपने पुत्रों के साथ मेरे आश्रम में? क्या बात है? कोई विशेष बात है तो आप बिना झिझक के कह सकते हैं। हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे तीनों पुत्रों की परीक्षा लीजिए, उन्हें उनकी योग्यता बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तीनों बेटे अहंकार का शिकार हो रहे हैं। उनमें श्रेष्ठता की भावना घर कर रही है। इसीलिए हम आपके सानिध्य में आए हैं। कृपया आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए।
अवश्य राजन, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आपके राजकुमारों में इस तरह की कोई भी भावना है तो हम उसे निकालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। महर्षि ने आश्रम में तीनों बेटों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था कर दी। गुरु माँ कलावती उनका हर प्रकार से ध्यान रखती थी। महर्षि ने कलावती से कहा, देवी, आप पूरे दिन के भोजन में रोज इन राजकुमारों को सिर्फ 2 सेब खाने को देगी। जी ठीक है, आप जो प्रतिदिन राजकुमारों को 2 सेब देने को कह रहे हैं, इसमें आपकी कोई कठोरता नहीं, कोई योजना ही होगी। इस प्रकार राजकुमारों को पूरे दिन में खाने के लिए सिर्फ 2 सेब दिए जाते थे और इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। 2-3 दिनों के बाद महर्षि ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, कुछ दिनों में मैं तीनों की परीक्षा लूंगा। तीनों राजकुमार महर्षि के सामने हामी भर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद महर्षि ने तीनों को फिर से बुलाकर कहा, चाहो तो तुम सब वापस जा सकते हो। तीनों राजकुमार असमंजस में पड़ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी दिलीप बोल पड़ा, लेकिन आपने तो अभी तक हमारी परीक्षा ली ही नहीं। मैं तो राह देख रहा हूं कि कब आप हमारी परीक्षा ले और मैं उसमें प्रथम आऊं। सबसे छोटे राजकुमार समीर सबसे योग्य और सरल है। कैसे? अभी तक तो आपने हमारी परीक्षा भी नहीं ली और निर्णय सुना दिया। परीक्षा लेकर ही मैंने अपना निर्णय दिया है। आपने परीक्षा कब ली? किस आधार पे आपने ये निर्णय दिया है? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। महर्षि ने उन तीनों से पूछा, खाने के लिए तुम्हें रोज कितने सेब दिए जाते थे? सिर्फ 2 सेब, तीनों ने जवाब दिया। दिलीप, पहले तुम ही बताओ, उन दोनों सेबों का तुम क्या करते थे? दोपहर तक मुझे जोरों की भूख लगती थी और मैं तो दोनों सेब खाकर सो जाता था। लेकिन पता नहीं, एक भूखा बालक रोज सेब खाने के समय प्रकट हो जाता था। मैं हमेशा उसे डांटकर भगा देता था। अब आप ही बताइए, जब 2 सेब से मेरा पेट नहीं भरता तो मैं उसकी भूख कैसे मिटाऊं? अब तुम जवाब दो विनय। एक भूखा बालक रोज सेब खाने के समय मेरे पास भी आ जाता था। मुझे उसे देखकर बहुत दया आ जाती थी। फिर मैं स्वयं भूखा रहकर वो दोनों सेब उसी बालक को खाने के लिए दे देता था। सच पूछिए तो मैं आज 1 हफ्ते से बिल्कुल भूखा हूँ। अंत में महर्षि ने छोटे राजकुमार समीर से वही सवाल पूछा और समीर ने जवाब दिया, सेब खाने के समय एक भूखा बालक मेरे पास रोज आता था। मैं उस बालक को आदर से बिठाता, फिर उसको स्नेहपूर्वक एक सेब खाने के लिए देता और एक सेब मैं खुद ही खा लेता। तीनों राजकुमारों की बातें सुनकर महर्षि ने कहा, दिलीप, तुम अकेले दोनों सेब खा जाते थे, भूखे बालक को डांट कर भगा देते थे। तुम निष्ठुर और स्वार्थी हो। जब तुम एक बालक को खुश नहीं रख सके तो तुम राज्य की प्रजा को किस तरह खुश रखोगे? एक योग्य शासक और एक अच्छे इंसान में जो गुण होने चाहिए, वो गुण तुम में बिल्कुल भी नहीं है। तभी मजला राजकुमार विनय बीच में बोल पड़ा, लेकिन मैंने तो दोनों सेब उस बालक को दे दिए थे और खुद भूखा रह रहा था। इस प्रकार तो सबसे श्रेष्ठ मेरा आचरण होना चाहिए। खुद भूखा रहकर दूसरे को खिलाना निसंदेह एक बहुत बड़ा त्याग है। तुम त्यागी हो। ये गुण ऋषि मुनियों और देवताओं में पाया जाता है। लेकिन एक शासक अगर प्रजा के लिए भूखा रहे तो शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। फिर वो ना अपनी और ना ही प्रजा की हित कर सकेगा और सबकी सुख शांति खो देगा। और तुम सफल साधक हो सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन एक शासक नहीं। इतना कहकर महर्षि थोड़ी देर चुप रहे और फिर दिलीप और विनय का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोले, समीर का स्वभाव तुम दोनों से बिल्कुल अलग है। उसने एक सेब खुद खाया
और दूसरा सेब बालक को भी खिलाया। वो दूसरे और अपने को बराबर समझता है। वो न्यायी है। एक सफल शासक में न्याय माना जाता है। हर प्रजा न्यायी राजा को पसंद करती है। इसीलिए मैंने स्वार्थी, त्यागी और न्यायी में से योग्य मानव और कुशल शासक के रूप में न्याय का चुनाव किया है। महर्षि की तर्कपूर्ण बात सुनकर दिलीप और विनय के पास कोई जवाब नहीं था। इस तरह महर्षि ने तीनों राजकुमार की योग्यता को परखा और उन्हें अपनी विशेषताओं से परिचित करवाया। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.